हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर में 5 में हमने 158 प्रश्न तक पढ़ा था। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में हमने 158 तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो भी होगा पढ़ेंगे। चलिए, जो भी चैनल को नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ से सारा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बन गया है, हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट से आप जरूर जाके पढ़ सकते हैं और अपने प्रशिक्षुओं और सहपाठियों और क्लासमेट के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। चलिए, 159 प्रश्न है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति, आत्माभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो आत्मानुभूति होनी चाहिए। आदर्शवाद में ये शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 160 देखेंगे। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक या सामाजिक? यानी कि प्रकृतिवाद किस प्रकार की अनुशासन की बात करता है? तो बताएंगे आप लोग 160 बताएंगे क्या होगा। प्रकृतिवाद क्या करता है? मुक्त्यात्मक यानी कि फ्री फ्रॉम, ठीक है, फ्री वाला होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए शिक्षा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 161। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? सत्य, वैश्विक मूल्य, संपूर्ण मूल्य या कोई नहीं? जो पूरे विश्व, पूरे संसार के लिए लाभदायक हो, कौन सी ऐसे मूल्य हैं जो होते हैं? तो वो क्या जाएगा? वैश्विक मूल्य हो जाएंगे। 162 162 नंबर का प्रश्न देखेंगे। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? 83, 80, 82, 84। तो 162 का उत्तर बताएंगे। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो आपको पता है एनसीईआरटी द्वारा ही प्रस्तावित जो उत्तर होते हैं वो मान्य होता है किसी भी एग्जाम में। तो 162, तो 162 का बताएंगे उत्तर। तो एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों को स्वीकारा है, 83 मूल्यों को एनसीईआरटी ने स्वीकारा है। 163। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं या उपयुक्त सब, यानी कि ये तीनों करते हैं। तो 163 का उत्तर बताएंगे। तो मूल्य हमारे व्यवहार में क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, हमें क्या करना है, प्रेरित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं कि हमारे क्या सामाजिक मूल्य हैं और क्या पारिवारिक मूल्य हैं और क्या हमारे देश के लिए लाभदायक है, वही मूल्य हमें अपनाना चाहिए। तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएंगे? दर्शित भी हो जाएंगे, प्रेरित भी हो जाएंगे, नियंत्रित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 164। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? यानी कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित, यानी कि ऐसा अध्ययन करें जो सहनशील हो। वर्धा योजना, कामथ योजना, कोठारी आयोग या राधाकृष्णन आयोग? 164 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 164 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, यानी कि कोठारी आयोग। तो सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित कौन करता है? तो कोठारी आयोग करता है कि सभी धर्म में जो भी शिक्षा होती है वो सहनशील अध्ययन को बढ़ावा दिया जाए। 165 देखेंगे। भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या कौशलात्मक? यानी कि जो भी इमोशन से रिलेटेड विकास होते हैं वो कौन से ऐसे मूल्य होते हैं हमारे मानवीय गुणों में जो उसके अंतर्गत आते हैं? तो 165 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, जब भावनाओं से रिलेटेड जो मूल्य होंगे वो क्या होंगे? भावात्मक होंगे, इमोशनल होंगे, वो इमोशनल वाले पक्ष में आएंगे। एक सौ छाछठ देखेंगे। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? यानी कि हमें ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिससे हमारा चरित्र का अच्छा निर्माण हो के, मस्तिष्क बढ़े, बुद्धि का विकास हो और अपने पैरों पर खड़ा होकर हम लोग खड़े हो जाएं। खड़े होने का मतलब ये है कि मतलब आत्मनिर्भर हो जाए, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए हर एक क्षेत्र में। ये किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, महात्मा गांधी का ये कथन है। कथन तो याद करना पड़ता है। 167। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है? यूनेस्को है, WHO है, UNIDO है या यूनिसेफ है? ठीक है, तो जनसंख्या शिक्षा का मूल्य यानी कि फंडामेंटल सहयोगी संगठन कौन है? जिस प्रकार हर एक चीज का संगठन बना हुआ है उसी प्रकार क्या है, जनसंख्या शिक्षा का भी कुछ सहयोगी संगठन हो सकता है। तो 167 का उत्तर क्या हो जाएगा? यूनेस्को।
तो यूनेस्को क्या है? जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। डब्ल्यूएचओ क्या है? हेल्थ से रिलेटेड है। यूनिसेफ बच्चों बाल अधिकार शिक्षा उससे रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर बताएंगे यूएनआईडीओ किससे संबंधित है। 168 दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, गिजुभाई वधेकर, डॉक्टर राधा कृष्ण, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? 168 का उत्तर बताएंगे। तो दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं आपके गिजुभाई वधेका। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, गिजुभाई वधेका, दीवा स्वप्न। याद रखेंगे, ये एग्जाम ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। 169 पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी वैदिक कालीन शिक्षा का। ठीक है, यानी कि आजकल क्या हो रहा है, हिंदी माध्यम में इंग्लिश माध्यम में शिक्षा चल रहा है, उसी प्रकार जो पाली भाषा का शिक्षा थी किस काल में चल रहा था? वो बौद्धकालीन शिक्षा में चल रहा था कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में या मध्यकालीन शिक्षा में? तो एक पाली भाषा शिक्षा का माध्यम कब था? 169 का उत्तर क्या था? जब बौद्ध आए थे, बौद्धकालीन शिक्षा बौद्ध के समय में क्या होता था? पाली बौद्ध ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं, मैक्सिमम ग्रंथ सब क्या है? पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत पाली भाषा का प्रयोग होता था। वन नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 170 है। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्या? मुदालियर, ये क्या है? मुदालियर है, ऐसे है, मुदालियर। मुदालियर आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से या उपर्युक्त सभी से? तो मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? 170 का उत्तर बताएंगे। तो मुदालियर आयोग आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ये प्रश्न पूछ सकता है। मुदालियर आयोग तो प्राथमिक शिक्षा हम लोग, सॉरी माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर आयोग देखिए, मौ से मुदालियर, मौ से माध्यमिक, ये लोग ट्रिक है याद करने का। मुदालियर आयोग तो माध्यमिक शिक्षा। 171 सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यानी कि फूटती है, निकलती है। तो सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से निकलती है। यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन है, यानी कि अपने अंदर जो भी निहित शक्तियां हैं उसको अंदर से प्रस्फुटित करें, वही क्या है? सच्ची शिक्षा है। तो कौन कथन है ये? किसने कहा है? फ्रावेल का, रूसो का, मांटेसरी का या प्लेटो का? तो 171 का उत्तर बताएंगे। तो 171 का उत्तर हो जाएगा फ्रावेल। तो ये फ्रावेल का कथन है, ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 172 172 का उत्तर क्या होगा बताएंगे आप लोग कमेंट करके। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकाले, विलियम हंटर, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स वुड। तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? 172 का उत्तर हो जाएगा मैकाले। लॉर्ड मैकाले को क्या कहते हैं? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। इसी ने इंग्लिश के प्रचार प्रसार में ज्यादा योगदान दिया था। 173 का प्रश्न बताएंगे। किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल मैदान, बाल उद्यान या बच्चों का कमरा? तो किंडरगार्टन केजी से क्या अभिप्राय है? तो 173 का उत्तर बताएंगे। तो किंडरगार्टन से अभिप्राय क्या है? किंडरगार्टन, देखिए किंडरगार्टन मतलब बाल उद्यान, किंडर मतलब बाल, गार्डन मतलब उद्यान हो जाएगा, तो बाल उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। 174 बताएंगे। गीजू भाई शिक्षा को मानते थे पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या समाज केंद्रित? तो गीजू भाई शिक्षा को क्या मानते थे? 174 का उत्तर बताएंगे। तो गीजू भाई शिक्षा को मानते थे बाल केंद्रित। गीजू भाई वधेका क्या मानते थे? शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मानते थे। 175 महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? 1992, 1995, 1988, 1989? तो महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? 175 का उत्तर हो जाएगा आपका 1988 में क्या हुआ था? महिला समाख्या योजना लागू हुआ था। 176 देखेंगे। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई 1968 की नीति में, 1986 की नीति में, दोनों में या दोनों में नहीं? तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस नीति के अंतर्गत किया गया था? तो 176 का उत्तर हो जाएगा दोनों में नहीं, दोनों में सॉरी, 1968 वाले में भी किया गया था शिक्षा नीति जब आई थी, और 1986। ठीक है, 1968 और 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसी में क्या किया गया था? दोनों बार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अभी तो एनईपी 2020 चल रहा है। 177 संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो संचार माध्यमों में अन्य 3 से भिन्न है बताएंगे। 177 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए कंप्यूटर भी क्या है? सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है,
स्क्रीन पे। दूरदर्शन भी क्या है, सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। ठीक है, क्लोज सर्किट टेलीविजन ये भी क्या है, सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। लेकिन टेप रिकॉर्डर से बस सुना जा सकता है, तो इसीलिए क्या है, ये तीनों से भिन्न है। टेप रिकॉर्डर क्यों भिन्न है, क्योंकि ये बस क्या है, ऑडियो से रिलेटेड है, और ये क्या है, ऑडियो प्लस वीडियो है। दूरदर्शन भी ऑडियो प्लस वीडियो है, क्लोज सर्किट टेलीविजन भी ऑडियो प्लस वीडियो है, तो केवल ऑडियो भिन्न हो जाएगा। 178, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 194, 184, 174, 190। तो 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 168 का उत्तर हो जाएगा आपका 194 केंद्र थे। जो आकाशवाणी होती है आप लोग सुनते हैं, दूरदर्शन की आकाशवाणी हुई आज, तो ऐसे हर एक चैनल का होता था। पहले उतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था, तो आकाशवाणी नेटवर्क होता था, तो 194 नेटवर्क थे, 194 केंद्र थे उस टाइम। 179, जन संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु, उपर्युक्त सभी के लिए। तो जन संचार माध्यमों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो 179 का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के लिए। मनोरंजन के लिए भी किया जाता है जन संचार का, जनमत निर्माण के लिए भी किया जाता है, और जन सामान्य को सजग बनाने के लिए किया जाता है, तो उपर्युक्त सभी के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 180 प्रश्न, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं इस क्लास को जरूर, जो भी सेकंड सेमेस्टर इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ इस क्लास को, इस चैनल को शेयर कर दें। भारत में प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? बम्बई एवं कलकत्ता, मद्रास एवं कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास, दिल्ली तथा बम्बई। बताएंगे कहाँ पे हुआ था प्रसारण, कहाँ से सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुई थी? तो 180 का उत्तर आप लोग बताएंगे, तो 180 का उत्तर हो जाएगा आपका बम्बई एवं कलकत्ता, ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। बम्बई एवं कलकत्ता से क्या हुआ था, प्रसारण स्टार्ट हुआ था। 181, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है? शिक्षक, माता पिता, धर्मोपदेशक। 181 का उत्तर हो जाएगा आद्य मतलब प्राचीन, सबसे पहला। आद्य मतलब क्या जाएगा, सबसे पहला। तो माता ही क्या होती है, बच्चे का समाजीकरण का प्रथम पृष्ठभूमि होता है, तो वही आद्य व्यक्ति पूछा है। तो माता से ही बच्चे क्या करता है, सामाजिकता के बारे में सीखता है, वहीं से उसका समाजीकरण स्टार्ट होता है। 182, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। 182 का उत्तर हो जाएगा शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए विद्यालय और समुदाय के मध्य क्या होना चाहिए, सशक्त अच्छी संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 183 है, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है? शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। तो 183 का उत्तर हो जाएगा आपका सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 184। जो भी सेकेंड सेमेस्टर वाले इस क्लास को देख रहे हैं अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो लेक्चर को जरूर सेंड करें। 184 का प्रश्न है, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? तो शिक्षा में क्या होना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, सबको समान अवसर देनी चाहिए, जाति धर्म लिंग से भेदभाव नहीं करना है, सभी बालक शिक्षित हों और शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर हैं उन्हें शिक्षित होने का भी अवसर प्राप्त हो, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। तो शिक्षा में अवसर की समानता 184 का उत्तर हो जाएगा आपका। तो शिक्षण में अवसर की समानता, जो भी पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, यही क्या है आपका शिक्षा में अवसर की समानता। 185, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। कौन सी संविधान की धारा में वर्णित है, बताएंगे कौन से अनुच्छेद में? तो राज्य क्या करेगा, विशिष्ट रूप से मतलब स्पेशली क्या करेगा, वो कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को, यानी कि उनके शिक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए, संविधान ने सुझाव दिया है। 185वां कौन से अनुच्छेद में? तो 185 का हो जाएगा आपका अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 हो जाएगा।
186 देखेंगे, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी, रेडियो। बताएंगे 186। 186 का उत्तर हो जाएगा आपका, तो वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम क्या है? टीवी हो गया है। ठीक है, टीवी के माध्यम से क्या हुआ? क्रांति आ गई है। 187 देखेंगे, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, उपयुक्त सभी के लिए। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा मुगल कालीन शिक्षा का क्या अभिप्राय था? 187 का उत्तर बताएंगे तो उपयुक्त सभी। तो जो मुस्लिम शिक्षा थी इन तीनों पे बल देती थी, इस्लाम धर्म का प्रचार भी, और भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 188, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 2 दिन पर, 3 वर्ष 3 दिन पर, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, 1 माह 2 दिन पर। तो बिस्मिल्लाह संस्कार जब मुगलकालीन शिक्षा हुआ था उस टाइम होता था। बताएंगे बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। 188 का उत्तर हो जाएगा आपका 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पे क्या होता था? बिस्मिल्लाह संस्कार होता था मुगलकालीन शिक्षा में। 189, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन, व्यवसायीकरण, अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो शिक्षा का मतलब ही होता है चारित्रिक विकास करना, ज्ञान को अर्जन करना, और अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। ये तो शिक्षा का उद्देश्य होता ही है, लेकिन व्यवसायीकरण नहीं होता है। व्यवसायीकरण आपका अलग क्षेत्र होता है, शिक्षा का मतलब व्यवसाय नहीं होता है। वो बात अलग है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है वर्तमान में। 190, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या थी? शिक्षा सशुल्क थी, यानी शुल्क लिया जाता था वैदिक कालीन शिक्षा में, या शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, या शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था, या शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी? तो बताएंगे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या होता था? तो 190 का उत्तर हो जाएगा आपका, शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होती थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा वाले जो लोग थे वो क्या करते थे? शिक्षा में पैसा नहीं लेते थे। 191, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी श्रवण मनन निधि ध्यासन, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्राचीन शिक्षण पद्धति थी 191 का उत्तर बताएंगे क्या था? श्रवण मनन और निधि ध्यासन। सुनना भी था, मनाना भी था, और निधि ध्यासन भी था। चलिए 192, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता, या अहमदाबाद? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? 192 का उत्तर हो जाएगा आपका नालंदा। नालंदा क्या था आपका? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, याद रखेंगे। 193, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है क्लाइव को, चार्ल्स ग्रांट को, कार्नावालिस को, या कोई नहीं? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 193 का उत्तर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट को क्या कहता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। 194, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हर एक क्लास का। छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आकलैंड, एडम स्मिथ, मैकाले, न्यूटन? तो छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 194 का उत्तर हो जाएगा छनाई का सिद्धांत मैकाले ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 195, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई सन 1975 में, 1968 में, 1966 में, या 1966 में? 2 बार दे दिया है। तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1968 में आई थी। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। 195 का क्या हो जाएगा? 1968 में आई थी। उसके बाद देखिए 1968 में पहली आई थी, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। इसी को 68 को उलट दीजिए, 86 कर दीजिए, यानी कि 1986 कर दीजिए, दूसरी शिक्षा नीति आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 196, प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया? दंडात्मक अनुशासन का, प्रभावात्मक अनुशासन का, मुक्तत्यात्मक अनुशासन का, या कोई नहीं? तो प्लेटो, जो सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, उन्होंने किस रूप का समर्थन किया था कि बच्चे के अंदर कौन किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए? 196 का उत्तर हो जाएगा दंडात्मक अनुशासन। कैसा? दंडात्मक अनुशासन का समर्थन किया था। नेक्स्ट प्रश्न 197, नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए।
यह किसने लिखा है? रेमंड ने, टीपी नन ने, बालकृष्ण जोशी ने या रास ने? तो जो नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, ये किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, टीपी नन ने। ये टीपी नन ने ये कथन लिखा है। 198 देखिए, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या इनमें से कोई नहीं? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? 198 का उत्तर हो जाएगा आपका लैटिन। स्कूल क्या है? लैटिन वर्ड है। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। यानी कि विद्यालय जो भी सब्जेक्ट और करिकुलम पाठ्यक्रम के अलावा वो पढ़ा रहा है, सम्मेलन, गोष्ठी, ठीक है, वाद विवाद, कुछ भी प्रतियोगिता हो रही है तो उसको अनौपचारिक कार्य में लिया जाएगा। ठीक है, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? चरित्र निर्माण के लिए होना चाहिए और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए होनी चाहिए। ये कथन क्या है? सत्य है कि असत्य है? 199 का उत्तर बताएंगे तो ये कथन क्या है? असत्य है। 200वां प्रश्न, 200 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से विद्यालय किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य या उपयुक्त सभी के लिए? तो 200वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका प्रगतिशील कार्य के लिए क्या करता है विद्यालय? कार्य संपादित करता है। चलिए, जो भी नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं, तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे सारा वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।